Well, hi everyone. My name is Parampreet Kaur, and I have achieved a perfect 9 band in the IELTS reading module by using smart strategies and consistent practice. Today, I'll be sharing some of those strategies to help you deal with one of the trickiest parts of the reading section, matching headings. These tips will make it easier for you to approach this task, especially in the academic module. So, let's get started. We have this passage, density and crowding, and we have some of the headings here, list of headings, and then we'll have to find out the headings appropriate to the paragraph such as A, B, C, D, E, F, G, H, जितने paragraphs given है. सो मैं आपको बताने वाली हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट आपने मैचिंग हेडिंग्स में क्या करना होता है. उसके लिए हम एक छोटा सा पहले कुछ रिवाइज करते हैं कि मैचिंग हेडिंग्स में क्या करना होता है. लेट्स से अब आपको यहाँ पे स्क्रीन दिख रही है कि मैचिंग हेडिंग्स में आपने आपके पास अलग अलग पैराग्राफ्स होते हैं और आपको साइड पे हेडिंग्स गिवन होते हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाए कि किस तरीके से हेडिंग्स गिवन है. सो पैराग्राफ में आपने एक्चुअली फाइंड आउट क्या करना होता है. लेट्स से हर एक पैराग्राफ में एक पर्टिकुलर स्टोरी गिवन होती है. आपने उस पैराग्राफ का आपका टास्क क्या है, पैराग्राफ की स्टोरी, मेन थीम, मेन समरी या मेन कंटेंट फाइंड आउट करना है. दैट मीन्स उस पर्टिकुलर पैराग्राफ में जो भी स्टोरी गिवन है उसे आपको कैच करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा. अब आइल्स इस तरीके की रीडिंग्स क्यों देती है, ताकि आइल्स ये चेक कर सके कि जैसे ट्रू फॉल्स नॉट गिवन या ब्लैंक्स में तो उसने सिंपल सिंपल एक लाइंस चेक करी ना कि आपकी नॉलेज है वर्ड्स, वोकैबुलरी, सिनोनिम, लाइंस को मैच करने की. यहाँ पे वो ये चेक करना चाहती है कि आप पर्टिकुलर स्टोरीज को मैच कर सकते हो. इस पैराग्राफ में लॉन्ग लॉन्ग इन्फॉर्मेशन गिवन है, उसको आप स्टडी कर सकते हो, समझ सकते हो, अंडरस्टैंडिंग अच्छी है आपकी, इंग्लिश में स्टोरी अंडरस्टैंडिंग है. सो यहाँ पे टास्क ये है कि आइल्स चाहती है कि आप इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में मेन मोटा मोटा कौन सा आइडिया गिवन है वो आप फॉलो कर सको. ठीक है. सो इसके लिए आइल्स क्या करेंगे, सेंट्रल आइडिया आपने फाइंड आउट करना है, तो आपके लिए पहले 2-3 लाइंस में सेंट्रल आइडिया देके बाकी सारी नीचे जितने भी इंफॉर्मेशन गिवन है वो सपोर्टिंग पॉइंट गिवन है. लेट्स से फर्स्ट 2 लाइंस में आपने फोकस करना है एंड लास्ट 2 लाइंस पे आपने फोकस करना है. फर्स्ट 2 लाइंस पे सेंट्रल आइडिया दिया और नीचे जितनी भी एक्सप्लेनेशंस दी, मतलब जितने भी सेंटेंसेस गिवन है वो सारे इन्हीं इसी सेंट्रल आइडिया की एक्सप्लेनेशंस हैं, कुछ नया नहीं है. मतलब यही सेंट्रल आइडिया जो है वो ही इसी की एक्सप्लेनेशंस, इसी को जस्टिफिकेशन करते हुए नीचे पॉइंट 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 बना के दिए हुए हैं. और दूसरे तरीके की मैचिंग हेडिंग कैसी होती है, जिसमें ऊपर से पॉइंट 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 बनते हुए, मतलब सारी लाइनें 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 लाइन नीचे आके एक पर्टिकुलर सेंट्रल आइडिया या मेन थीम या मेन समरी को एक शेपिंग दे रही हैं. दैट मीन्स आपने ऊपर से फर्स्ट 2 लाइंस में सेंट्रल आइडिया एंड लास्ट 2 लाइंस में सेंट्रल आइडिया पे फोकस रखना होता है. ठीक है जी. दैट मीन्स आपको स्टोरी तो अंडरस्टैंडिंग करनी है, लेकिन आपको ये जितने भी पॉइंट्स हैं ऐसा नहीं है कि ये अलग से अपनी कोई एक अलग से एक पॉइंट बना रहे हैं, ये इसी की जस्टिफिकेशन है जो ये सेंट्रल आइडिया बोल रहा है. राइट. सो यहाँ पे आपको फोकस किस किस चीज का देना पड़ता है. कीप एन आई ऑन फर्स्ट 2 लाइंस एंड लास्ट 2 लाइंस, जो मैं अभी आपको बता चुकी हूँ कि पहली 2 लाइंस में सेंट्रल आइडिया होगा या लास्ट 2 लाइंस में सेंट्रल आइडिया होगा. उसके बाद आपको इन्फॉर्मेशन रिटेन करके रखनी है. दैट मीन्स जो आपके पूरे पैराग्राफ में स्टोरी है, जैसे आप हिंदी या पंजाबी में कोई स्टोरी पढ़ते हो, क्या उसको आप भूल जाते हो, ऐसा नहीं होना चाहिए. आपने जो फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ में पढ़ा वो स्टोरी आपको याद रहनी चाहिए, तभी आप डिफरेंशिएट कर पाओगे दो स्टोरीज को एक दूसरे से अलग. आपको पता लगेगा कि यहाँ पे ये स्टोरी अलग है और इस पैराग्राफ में स्टोरी अलग है. रिटेन करके रखना इन्फॉर्मेशन को बहुत जरूरी है. देन वॉच आउट फॉर कॉमन ट्रैप्स सच एज मैचिंग लाइंस, वर्ड्स, कीवर्ड्स, सेंटेंस, स्टेटमेंट्स. अब यहाँ पे क्या होगा ना, आपके पास जितनी हेडिंग्स है जितनी पैराग्राफ्स है उससे ज्यादा हेडिंग्स होंगी. तो आइल्स जानबूझ के आपको ट्रैप करना चाहती है. किस हिसाब से, आपके पास जितनी आपके पास हेडिंग्स गिवन है उनमें जानबूझ के उन्होंने ऐसे सपोर्टिंग पॉइंट जैसे सेम सेम लाइंस उठा दी. हेडिंग में भी जो पैराग्राफ्स है उसमें भी वो वाली लाइंस है और हेडिंग्स में भी आपको सेम लाइनें डाल दी. राइट. सेम तरीके के वर्ड्स, कीवर्ड्स, सेंटेंस, स्टेटमेंट्स यूज कर लिए यहाँ पे, ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ. जब आप मैच करने लगो तो आपको पता ही ना लगे. आप देखो कि अच्छा यहाँ पे भी सेम वर्ड्स हैं, यहाँ पे भी सेम वर्ड्स हैं, ऐसे सेम वर्ड्स देख देख के आप वही मार्क कर लो. राइट. पर आपको यहाँ ये डिफरेंशिएट करना आना चाहिए कि यहाँ पे टास्क है क्या, क्या लाइंस मैच करने का टास्क है, जैसे कि ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में लाइंस मैच करते हैं, ब्लैंक्स में लाइन मैच करते हैं. राइट. तो यहाँ पे जो आपका टास्क है वो यहाँ लाइंस, वर्ड्स, कीवर्ड, सेंटेंस, स्टेटमेंट्स मैच करने का टास्क नहीं है जी. टास्क आपका है पर्टिकुलर पैराग्राफ में जो स्टोरी गिवन है उसे अंडरस्टैंड करते हुए एक निचोड़, कंक्लूजन, एक मेन स्टोरी का मेन थीम, समरी निकालना आपका यहाँ पे टास्क होने वाला है.
सो ये पूरी स्टोरी में जो एक इंफॉर्मेशन गिवन है उसकी आपने एक मेन समरी यहाँ से उठानी होती है, ये आपका टास्क रहने वाला है। सो नेक्स्ट चेक करते हैं। सो यहाँ पे फोर्थ चीज ये है कि मैचिंग हेडिंग ज्यादातर बच्चों को बहुत कंफ्यूज करती है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप मैचिंग हेडिंग्स करने के लिए डेफिनेटली सेल्फ टॉक तो जरूर करें, अपने आप से बात जरूर करें। जो इन्फॉर्मेशन आपने पढ़ी है पैराग्राफ में उनको आपको सुनना चाहिए, उसको आपको पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को आप हिंदी में बात करें, पंजाबी में बात करें, अपने आप से बात करें, एक निचोड़ निकाल लें। जैसे पूरी हेडिंग पढ़ने के बाद एक सेल्फ टॉक जरूर करें कि इस पैराग्राफ में ये चीज की मैंने बात पढ़ी है, और फिर उसको निचोड़ को यहाँ पे आके आप अंडरस्टैंड करिए। और एलिमिनेशन मेथड इज मस्ट, आपको चीजों को एलिमिनेट करना आना चाहिए कि ये वाली हेडिंग इसके साथ नहीं जुड़ रही, ये नहीं जुड़ रही, कैसे एलिमिनेट करोगे। अब आपको मैंने बताया कि या तो आप फर्स्ट टू लाइंस या लास्ट टू लाइंस पे फोकस रखे, लेकिन फर्स्ट टू लाइंस और लास्ट टू लाइंस में तो सपोर्टिंग पॉइंट भी है। तो आपने इस तरीके से अपने आप को सपोर्टिंग पॉइंट से अलग करना है कि जो भी हेडिंग तक मैं पहुंच रही हूँ या पहुंच रहा हूँ, क्या वो हेडिंग में, क्या वो हेडिंग एक सिर्फ एक लाइन है, क्या एक सिंपल एक लाइन के एक वर्ड के बेसिस पे मैं हेडिंग चूज कर रहा हूँ, या पूरे पैराग्राफ में उसकी बात एक्चुअली में हो रही है या नहीं हो रही। अब ऐसी रीडिंग्स को सॉल्व करने के लिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इन रीडिंग्स में अपनी आपकी इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग कैसी है, आप उन स्टोरीज को कैच कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। ये बहुत ज्यादा मैटर करता है जब आप मैचिंग हेडिंग्स करते हैं। तो क्या आपने अपनी छोटे होते क्लासेस में जो भी आपने पढ़ाई किया, चाहे सीबीएसई बोर्ड या पीएसईबी बोर्ड से, क्या आपने नॉवेल्स या फिर कोई स्टोरीज या कुछ ऐसे की बुक्स वगैरह पढ़ी हैं जिससे आपकी इंग्लिश की नॉलेज अच्छी हुई हो। सो ये बहुत मैटर करता है आपके मैचिंग हेडिंग्स को सॉल्व करने के लिए। अब हम चलते हैं आपके सामने अब एक पूरा एक पैराग्राफ है, पैसेज है, और हम इन पैराग्राफ्स को पढ़ते हुए मैचिंग हेडिंग्स के आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी। सो सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारा फर्स्ट, सबसे पहले करना क्या होता है। मैचिंग हेडिंग्स में आपने कीवर्ड्स मार्क करने हैं, जितने भी हेडिंग्स गिवन होंगे ना उन सभी हेडिंग्स के आप कीवर्ड्स मार्क करेंगे। सबसे पहले जैसे ये फर्स्ट कीवर्ड पढ़ते हैं, क्या है आपका फर्स्ट हेडिंग, अदर एक्सपेरिमेंट्स फॉलोइंग कार्ल बाउन्स एक्सपेरिमेंट ऑफरिंग अ क्लियर इंडिकेशन। मतलब ये किसी और एक्सपेरिमेंट्स की बात कर रहे हैं कि कार्ल बाउन के एक्सपेरिमेंट के अलावा कोई एक्सपेरिमेंट हुए हैं, आपने दिमाग में रखना है, कीवर्ड जरूर मार्क किया कीजिए। मैं क्या करती हूँ नॉर्मली अपने कीवर्ड्स को जब भी मैं मार्क करती हूँ तो मैं इस तरीके से राइट, अदर एक्सपेरिमेंट्स जैसे हुए उनकी मैंने हेडिंग मार्क कर दी। देन द इफेक्ट्स ऑफ क्राउडिंग ऑन पीपल इन द सोशल स्कोप, सोशल स्कोप मतलब कुछ सोसाइटी की बात की गई है, तो यहाँ पे इफेक्ट्स की बात की गई है, इस तरीके से आपने इसको मार्क कर लेना है। देन उसके बाद साइकोलॉजिकल रिएक्शन टू क्राउडिंग, साइकोलॉजिकल रिएक्शन क्या होंगे क्राउडिंग के, वो मतलब जब कोई क्राउड में है तो वहां पे साइकोलॉजिकल रिएक्शन कैसे होंगे। देन प्रॉब्लम्स दैट रिजल्ट इन क्राउडिंग, अब क्राउडिंग के कारण जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनकी बात यहाँ पे की गई है। देन रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट, देन हमारा हो गया राइट, प्रॉब्लम्स के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी डज नॉट वर्क, यहाँ पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो रही है, मतलब किसी पैराग्राफ में पक्का रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात होगी। नेक्स्ट, व्हाट कॉजेज द अपसेट फील ऑफ क्राउडिंग, कौन से किसके कारण अपसेट फील होती है क्राउडिंग की। देन डेफिनेशन ऑफ क्राउडिंग एंड डेंसिटी, देन कहीं ना कहीं डेफिनेशंस की गिवन होंगी पक्का क्राउडिंग और डेंसिटी की। देन एडवाइस फॉर क्राउडेड वर्क इन्वायरमेंट, क्राउडेड वर्क मतलब कहीं पे कोई काम कर रहे हैं उनके लिए कोई ना कोई एडवाइस की बात हुई हुई है। देन डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल्स अट्रैक्टिवनेस इन अ क्राउड, वो कितने के अट्रैक्टिव होते हैं मेल और फीमेल, इन दोनों की बात आपको मिलेगी। नेक्स्ट, नेचर एंड रिजल्ट्स ऑफ कार्ल बाउन्स एक्सपेरिमेंट, कार्ल बाउन के एक्सपेरिमेंट का क्या नेचर था और क्या रिजल्ट था। सो ये हमारे सामने आ गए हैं टोटल 10 हमने हेडिंग्स पढ़ लिए हैं, और इन 10 हेडिंग्स में से हमने चूज करना है कि कौन से पैराग्राफ के साथ कौन सी हेडिंग यहाँ पे रिलेट कर रही है। राइट, सो वंस आपने सारे कीवर्ड्स मार्क कर लिए उसके बाद आपने क्या करना है, इन कीवर्ड्स को आपने मैच करना है पर्टिकुलर हेडिंग के साथ। तो चलो जल्दी से अब वो करने की कोशिश करते हैं। राइट, सो सबसे पहले मैं पैराग्राफ ए पढ़ती हूँ और आप मेरे साथ साथ देखना कि कौन सा हेडिंग आना चाहिए इसका, मैं साथ साथ ट्रांसलेट करूंगी। कहते ऑफ द ग्रेट myriad of problems which man of the world face today, there are three significant finds which stand above all other in importance। कहते जो आज के टाइम में इतनी सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं इंसान,
आज पूरे वर्ल्ड में, उनमें से तीन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। पहली कौन सी है? द अनप्रेसिडेंटेड। अनप्रेसिडेंटेड मतलब जो पहले हुआ नहीं, पहले कभी किया नहीं। कहते जो अनप्रेसिडेंटेड पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ है थ्रू आउट द वर्ल्ड, उसका इंक्रीज हो गया, नेट इंक्रीज, टोटल इंक्रीज हुआ है इतना, जो है वैल्यू गिवन है। पीपल पर वीक इतने बढ़ रहे हैं, एंड ऑल ऑफ इट्स एसोसिएशंस एंड कॉन्सिक्वेंसेज एंड इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन ऑफ दीज पीपल। तो कहते हैं कि इतने लोग बढ़ रहे हैं, उनके कारण शहरीकरण, अर्बनाइजेशन हो रहा है इन लोगों का, so that more and more of them are rushing into cities and urban areas of the world। कहते ये सारे जो है ज्यादा से ज्यादा ये लोग कहाँ जा रहे हैं अर्बनाइजेशन के कारण? ये जो अर्बन एरियाज में जा रहे हैं, शहरी एरियाज में जा रहे हैं। दूसरा कौन सा है? एंड द ट्रिमेंडियस एक्सप्लोजन ऑफ कम्युनिकेशन एंड सोशल इंटरेक्ट थ्रू आउट द वर्ल्ड, सोशल कांटेक्ट। कहते बहुत तेजी से जो है सोशल कांटेक्ट बढ़ रहा है लोगों का, अभी शहरीकरण हो रहा है, दूसरा लोगों का सोशल कांटेक्ट बढ़ रहा है। फिर सो दैट एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज नाउ अवेयर ऑफ एवरी अदर पार्ट। ऑल ऑफ दीज फाइंड्स आर प्रोड्यूसिंग इंक्रीज्ड क्राउडिंग एंड द परसेप्शन ऑफ क्राउडिंग। कहते हैं ये सारी चीजों के कारण एक तो क्राउडिंग बढ़ रही है, और उसके साथ ही साथ जो परसेप्शन, नजरिया बढ़ रहा है क्राउडिंग का। सो अगर मैं पूरा ए पैराग्राफ पढूं तो मुझे यहाँ पे ये पता लग रहा है कि जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं पूरे वर्ल्ड में, वो प्रॉब्लम्स में ये बताया जा रहा है कि तीन मेजर प्रॉब्लम्स निकल के आ रही है। ये सारी प्रॉब्लम्स हो क्यों रही हैं? पहला, इतनी सारे लोग दुनिया में बढ़ रहे हैं, पर भी कितने ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है। दूसरा, अर्बनाइजेशन हो रही है। तीसरा, सोशल कांटेक्ट बढ़ रहा है। तो मुझे जहां तक ये देख के पता लग रहा है कि इन्होंने ओवरऑल ये बात किया कि क्राउडिंग बढ़ रही है, और उसकी इफेक्ट्स जो हैं वो ये तीन रीजंस बढ़ रहे हैं। ये तीन रीजंस के कारण जो प्रॉब्लम्स फेस करने को मिल रही हैं। तो पहले अपन चेक करते हैं 1 to 10 में से क्या। अदर एक्सपेरिमेंट्स फॉलोइंग कार्ल बाउंस एक्सपेरिमेंट? नहीं। द इफेक्ट्स ऑफ क्राउडिंग ऑन पीपल इन द सोशल स्कोप? क्या कोई प्रभावों की बात की गई है यहाँ पे सोशल स्कोप में? नहीं। साइकोलॉजिकल रिएक्शन, कोई मेंटल रिएक्शन या कुछ ऐसा नहीं गिवन है। प्रॉब्लम्स दैट रिजल्ट इन क्राउडिंग, ये प्रॉब्लम्स हम कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने ये बोला है कि ये सारी चीजों के कारण क्राउडिंग हो रही है। सबसे पहले इन्होंने बताया एक एक कि इतने सारे लोग जो है इनका ये बढ़ रहे हैं। फिर उन्होंने बताया कि वो सारे शहरी शहरों में ही जा रहे हैं, अर्बनाइजेशन हो रही है। फिर उसके बाद उन्होंने बताया इनका आपस में कांटेक्ट भी बढ़ रहा है। इन्हीं सभी चीजों के कारण क्या हो रहा है? क्राउडिंग बढ़ रही है। ऐसे यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो हमें फोर्थ थोड़ा सा लग रहा है, इसको हम रख लेते हैं फोर्थ को। नेक्स्ट चेक करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी डज नॉट वर्क। मुझे यार रिस्पॉन्सिबिलिटी के वाला कुछ दिखा नहीं। व्हाट कॉजेज द अपसेट फील ऑफ क्राउडिंग? किसके कारण अपसेट फीलिंग होती है क्राउडिंग की? डेफिनेशन ऑफ क्राउडिंग एंड डेंसिटी? नो। एडवाइस फॉर क्राउडेड वर्क इन्वायरमेंट? नो। एडवाइस कुछ गिवन नहीं थी। डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल? मेल फीमेल की तो बात ही नहीं हुई। नेचर एंड रिजल्ट्स ऑफ कार्ल बाउंस एक्सपेरिमेंट? नो, इसमें कोई नेचर नहीं बताई, कोई एक्सपेरिमेंट। तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे कौन सा आंसर हो सकता है? इसका आंसर हम लगा सकते हैं फोर्थ वन। राइट, यहाँ से आपको कैच हुआ थोड़ा सा? पहले आप अंडरस्टैंडिंग बनाओ कि उसमें बात क्या हुई है, उसके बाद एलिमिनेट करो जितने भी आपके ऑप्शंस गिवन है 1 to 10। एलिमिनेशन के थ्रू आप डेफिनेटली अपने ऑप्शन तक पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं पैराग्राफ बी में। नेक्स्ट पढ़ते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट टू एम्फेसाइज एट द आउटसेट दैट क्राउडिंग एंड डेंसिटी आर नॉट नेसेसरली द सेम। कहते हैं यहाँ पे अब इन्होंने पहले बात में ही बता दिया कि क्राउडिंग और डेंसिटी की डेफिनेशन की कोई बात करने वाले हैं कि ये दोनों सेम सेम नहीं है। डेंसिटी इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पर यूनिट एरिया और यूनिट स्पेस। कहते हैं डेंसिटी क्या होती है? कितने इंडिविजुअल्स एक पर्टिकुलर एरिया में है, कितनी स्पेस पर रह रहे हैं। इट इज अ सिंपल फिजिकल मेजरमेंट। कहते हैं ये एक बिल्कुल सिंपल मेजरमेंट है, फिजिकल मेजरमेंट है, मतलब कितने सारे लोग फिजिकली प्रेजेंट है एक पर्टिकुलर एरिया में। नेक्स्ट, क्राउडिंग इज अ प्रोडक्ट ऑफ डेंसिटी, कम्युनिकेशन, कॉन्टेक्ट एंड एक्टिविटी। कहते हैं क्राउडिंग, लेकिन क्राउडिंग क्या है? कितने ज्यादा घनापन एक जगह पे होगा, कितना कम्युनिकेशन वो आपस में कर रहे हैं, कॉन्टेक्ट कर रहे हैं, कितनी एक्टिविटी वो आपस में उस एरिया में रह के कर रहे हैं। इट इम्प्लाइज अ प्रेशर, a force and a psychological reaction. It may occur at widely different densities. अब यहाँ पे इन्होंने बताया ये एक साइकोलॉजिकल रिएक्शन है, प्रेशर डालता है उन पर्टिकुलर चीजों पे, क्योंकि कम्युनिकेशन हो रहा है, कांटेक्ट हो रहा है। राइट, इट में अकर एट वाइडली डिफरेंट डेंसिटीज। तो ये कहते हैं ये इनफैक्ट बहुत सारी अलग अलग डेंसिटीज पे हो सकता है। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको भी यहाँ पे क्लियर इंडिकेशन मिल रहा है कि इन्होंने डेफिनेशंस बताई हुई हैं कि डेंसिटी क्या है और क्राउडिंग डेंसिटी से कैसे डिफरेंट है, वो चीज बताई है। तो चलो अब वो पढ़ने की कोशिश करते हैं। सो यहाँ, other experiments following Carl Baum's experiment? No. The effects of crowding on people in the social scope? No. Social scope कुछ बताया नहीं हुआ कि मार्केट में या किसी पर्टिकुलर जगह पे। साइकोलॉजिकल रिएक्शन? नो।
देन प्रॉब्लम्स दैट रिजल्ट इन क्राउडिंग, क्राउडिंग से क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, वो नो, मुझे नहीं दिख रहा। रिस्पॉन्सिबिलिटी डज नॉट वर्क, व्हाट कॉजेज द अपसेट फीलिंग ऑफ नो। यहाँ पे क्लियर इंडिकेशन हो रहा है कि मुझे लग रहा है कि पैराग्राफ बी का आंसर होना चाहिए, डेफिनेशंस ऑफ क्राउडिंग एंड डेंसिटी। सो यहाँ से हम पैराग्राफ बी का आंसर क्या लगाएंगे, सेवेंथ वन लगा देंगे, राइट, डेफिनेशंस। तो यहाँ से हमारा आंसर बन गया है, पैराग्राफ बी का सेवेंथ बन चुका है, राइट। आगे चलते हैं, चलो अब हम पढ़ते हैं। ओके, मैंने कुछ मिस किया है, सेकंड बॉडी पैराग्राफ भी पढ़ते हैं, चलो। द फ्रंटियर्स मैन have may have felt crowded when someone built a homestead a mile away. The suburbanite may feel relatively overcrowded in a small house on a half acre lot if it is surrounded by trees, bushes and a hedgerow. अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, कहते हैं एक पर्सन जो किसी किनारे पे रह रहा है, may have felt crowded when someone built a homestead a mile away. कहते कई बार क्या होता है, एक पर्सन जो ऑलरेडी बहुत दूर रह रहा है, उससे थोड़ी सी दूरी किसी ने घर बना लिया तो वो शायद उसको भी क्राउडेड फील हो सकता है। एक सबअर्बनाइट मतलब जो सबअर्बन एरियाज के आसपास रह रहा है, कहते वो अनक्राउडेड फील कर सकता है छोटे से घर में भी, मतलब स्मॉल हाउस में जो हाफ एकड़ में बना हुआ है, उसे क्राउडेड फील नहीं हो रहा। वहां पे ट्रीज बुशेस हेजग्रोज है, इवन दो ही लिव्स अंडर मच हायर फिजिकल डेंसिटी। कहते एक सबअर्बनाइट है, शहरीकरण एरिया के पास ही रह रहा है, शहरी एरिया के पास ही रह रहा है, फिर भी फिजिकल डेंसिटी इतनी सारी होने के बावजूद भी वो क्राउडेड नहीं फील कर पा रहा फ्रंटियर मैन के मुकाबले में। हैंस क्राउडिंग इज वेरी मच अ साइकोलॉजिकल एंड इकोलॉजिकल फिनोमेना। तो यहाँ पे उन्होंने बताया क्राउडिंग क्या है, एक साइकोलॉजिकल और इकोलॉजिकल फिनोमेना है। अगर हम इसको भी पढ़ के लगाने की कोशिश करें, तो यहाँ उन्होंने फीलिंग्स बताई थी कि कोई जना कहीं फील कर सकता है क्राउडेड, कोई जना कहीं फील कर सकता है, फ्रंटियर्स मैन के और सबअर्बनाइट के एग्जाम्पल देके। अगर मैं इन दोनों को ओवरऑल भी लगा के चलूं, तो शायद यहाँ पे फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल फिनोमेना लिखा था, राइट। तो यहाँ साइकोलॉजिकल वर्ड मुझे कहीं पे तो दिख रहा है। तो इस साइकोलॉजिकल रिएक्शन, अब यहाँ पे ये साइकोलॉजिकल रिएक्शन तो नहीं बना ना, फिर भी एक वर्ड, अगेन देखो मैंने आपको समझाया था कि हम कभी भी एक पर्टिकुलर वर्ड या एक पर्टिकुलर, जस्ट गिव मी सेकेंड, हाँ यहाँ मैंने बताया था कि आइल्स की क्या, आपको ट्रिक कैसे करती है आइल्स, राइट। लाइंस, वर्ड्स, कीवर्ड, सेंटेंस स्टेटमेंट्स डाल देगी। अब अगर आप यहाँ पे चेक करो तो क्या हुआ है इसमें, यहाँ पे इन्होंने क्या किया हुआ है, यूज किया हुआ है सेम टू सेम। यहाँ कम साइकोलॉजिकल वर्ड है, यहाँ पे भी साइकोलॉजिकल वर्ड है। जिसको ये चीज नहीं समझ आएगी वो डेफिनेटली इस साइकोलॉजिकल वर्ड के साथ जाके इसको हेडिंग भी लगा सकता है, राइट। कुछ इन्वायरमेंट इकोलॉजी के रिलेटेड होता तो शायद वो भी मार्क कर सकते थे, या फिर कोई जनों की क्या फीलिंग्स है, अगर हम फीलिंग्स चेक करें, ऐसी कोई हेडिंग है, नहीं ऐसी कोई भी हेडिंग नहीं है। सो बेसिकली बेसिकली इस पैराग्राफ में एक्चुअली जो डेंसिटी की डेफिनेशन है वो गिवन है, एंड जो क्राउडिंग की डेफिनेशन है वो ही गिवन है। इसको देखते हुए मैं पैराग्राफ बी का आंसर सेवेंथ ही अप्रोप्रिएट मार्क कर सकती हूँ। नेक्स्ट चेक करते हैं पैराग्राफ सी के ऊपर। सी पैराग्राफ में आप चेक करोगे तो चलो पढ़ते हैं क्या लिखा है। अ क्लासिक क्राउडिंग स्टडी वाज डन बाय कार्ल बाउन। कहते फॉर 1962 में इनके ऊपर एक स्टडी इन्होंने की थी, कार्ल बाउन ने, क्राउडिंग के ऊपर। वो पुट्स रैट्स इनटू अ फिजिकल एनवायरनमेंट, फिजिकल एनवायरनमेंट मतलब किसी पर्टिकुलर एरिया में उन्होंने कुछ सेटिंग में उसको रखा रैट्स को, डिजाइन टू अकोमोडेट 50 रैट्स यहाँ पे रखे, इनको इनफ फूड दिया, वाटर दिया, नेस्टिंग मटेरियल्स दिए, नंबर ऑफ रैट्स इसमें इस एनवायरनमेंट में रखे। द रैट पॉपुलेशन पीक, कहते हैं रैट की पूरी पॉपुलेशन 80 तक पहुंच गई, जिससे वहां पे बड़ी रैम्ड लिविंग कंडीशंस हो गई। ऑल्दो द रैट्स एक्सपीरियंस नो रिसोर्स लिमिटेशंस, कहते हैं वहां पे रैट्स को कोई कमी नहीं थी खाने पीने की, रिसोर्सेज पूरी थी, अदर देन स्पेस रिस्ट्रिक्शन, कहते स्पेस थोड़ी कम थी, राइट। अ नंबर ऑफ नेगेटिव कंडीशंस डेवलप्ड, कहते अब इसको देखते हुए सारी जगहों पे एक बड़ी नेगेटिव कंडीशंस आ गई वहां पे। टू मोस्ट डोमिनेंट मेल्स टुक harems of several female rats and occupied more than their share of space, कहते दो डोमिनेंट मेल्स ने अपना दबदबा बना लिया, उन्होंने सारी स्पेस जो है वो कवर कर ली। जो लिविंग अदर रैट्स इवन मोर क्राउडेड, और जो पिछले रैट्स थे उनको और भी ज्यादा क्राउडेड फील हुआ। मैनी फीमेल स्टॉप बिल्डिंग नेस्ट एंड अबैंडन देयर इन्फेंट रैट्स, कहते बाकी सारी जो फीमेल्स थी वो फिर रुक गई और उन्होंने अपने जो छोटे बच्चे थे
उनको अबैंडन छोड़ दिया, राइट। उन्होंने अपनी जो फीमेल्स थी उन्होंने अपनी ब्रीडिंग करनी बंद कर दी और नेस्ट बनाने भी बंद कर दिए। दूसरे रैट्स को छोड़ दिया, प्रेगनेंसी रेट्स कम हो गए, इन्फेंट और एडल्ट मोर्टेलिटी मतलब डेथ रेट्स कम हो गए। एग्रेसिव तरीके का बिहेवियर, फिजिकल अटैक्स ये आपस में करने लगे, सेक्सुअल वेरिएशन आने लगे इंक्लूडिंग हाइपर सेक्सुअलिटी, इनहिबिटेड सेक्सुअलिटी, होमोसेक्सुअलिटी एंड बाइसेक्सुअलिटी। तो इस तरीके की अलग अलग इफेक्ट्स देखने को मिले, जिसके कारण जो जो किस में दिखे थे। अब अगेन अब एक निचोड़ निकालो, अपने दिमाग में सोचो कि इस पैराग्राफ में मैंने बात क्या पढ़ी है। पैराग्राफ में पढ़ा है कार्ल हाउन का जो एक्सपेरिमेंट था उसमें 50 रैट थे, वो 80 तक पहुंच गए। खाने पीने की भी तो चीजें मौजूद थी पर स्पेस रिस्ट्रिक्शन थी, जिसके कारण दो रैट्स ने दबदबा बना लिया और इसके कारण बहुत नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हुए। तो यहाँ से पढ़ के हम क्या हेडिंग मार्क कर सकते हैं अगर हम चेक करें तो सबसे पहले अदर एक्सपेरिमेंट्स फॉलोइंग नो। कार्ल हाउन के एक्सपेरिमेंट के बाद की बात की गई है, पर ये तो कार्ल हाउन का ही एक्सपेरिमेंट है। तो इफेक्ट्स ऑफ क्राउडिंग ऑन पीपल इन द सोशल स्कोप, यहाँ लोग नहीं रैट्स थे। साइकोलॉजिकल रिएक्शन नो, प्रॉब्लम्स दैट रिजल्ट इन क्राउडिंग नो, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात नहीं है। व्हाट कॉजेज द अपसेट फील ऑफ क्राउडिंग नो, डेफिनेशन ऑफ क्राउडिंग एंड डेंसिटी डेफिनेशन हम लगा चुके। एडवाइस फॉर क्राउडेड वर्क एनवायरमेंट नो, डिफरेंसेस बिटवीन मेल एंड फीमेल्स अट्रैक्टिवनेस, या मेल फीमेल तो थी लेकिन यहाँ कोई अट्रैक्टिवनेस की तो बात ही नहीं हुई। नेचर एंड रिजल्ट्स ऑफ कार्ल हाउन्स एक्सपेरिमेंट, तो मुझे ये 10th लग रहा है, इसीलिए मैं ये आंसर मार्क करना चाहती हूँ। क्या मार्क करूंगी मैं ये? 10th मार्क कर दूंगी। ठीक है। अब आप लोग मेरे लिए थोड़ा सा टाइम ब्रेक लो और आप खुद जो ये डी पैराग्राफ है आप करके देखिए। सो देखिए, आइल्स में आपको हर एक क्वेश्चन को 1.5 मिनट देना है, इसलिए मैं आपका टाइमर लगा रही हूँ 1.5 मिनट का। और आप मुझे बताओ कि क्या आंसर होना चाहिए अगर आप ये लेक्चर देख रहे हो तो। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। यस, योर टाइम इज अप। सो आपने क्या आंसर लगाया चेक करते हैं। अब मेरे अकॉर्डिंग जो आंसर होना चाहिए, एक बारी मैं आपको समझा देती हूँ इसमें बात क्या हुई है। कहते कालहाउन के जो रिजल्ट थे हैव लेड टू अदर रिसर्च ऑन क्राउडिंग्स इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन बींग्स। देखिए, अब यहाँ पे सेंट्रल आइडिया अगर हम चेक करें तो क्लियरली बता रहे हैं कि कालहाउन के रिजल्ट से दूसरे रिसर्चेस आगे आई, अदर रिसर्च हो गई ऑन क्राउडिंग्स इफेक्ट्स ऑन ह्यूमंस, कि इसका ह्यूमंस के ऊपर क्या इफेक्ट हो सकता है। एंड दीज रिसर्च फाइंडिंग्स हैव सजेस्टेड दैट हाई डेंसिटी इज नॉट द सिंगल कॉज ऑफ नेगेटिव इफेक्ट्स। कहते हैं इससे ये पता लगा कि सिर्फ हाई डेंसिटी, एक जगह पे घने बहुत सारे लोग हो, यही अकेला नहीं है नेगेटिव इफेक्ट्स का ऑन ह्यूमंस। व्हेन क्राउडिंग इज डिफाइंड ओनली इन टर्म्स ऑफ स्पेशल डेंसिटीज, कहते हैं जब हम स्पेस को देखेंगे, कितनी स्पेस पे कितने लोग रह रहे हैं, द अमाउंट ऑफ स्पेस पर पर्सन, द इफेक्ट्स ऑफ क्राउडिंग आर वेरिएबल। कहते हैं उस टाइम पे यहाँ पे अलग अलग जो आपको इफेक्ट्स दिखेंगे। हाउएवर, अगर क्राउडिंग को डिफाइन करें इन टर्म्स ऑफ सोशल डेंसिटी, कि कितने सारे लोग आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, सोसाइटी में हम इंटरेक्शन मेजर करते हैं ना,
कांटेक्ट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, और द नंबर ऑफ पीपल हु मस्ट इंटरेक्ट, देन क्राउडिंग बेटर प्रिडिक्ट्स नेगेटिव साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल इफेक्ट्स। कहते हैं फिर हमारे पास फिर साइकोलॉजिकल और फिजिकल इफेक्ट्स मेजर आ जाते हैं। तो यहाँ से अगर अब कुछ बच्चे बोलेंगे साइकोलॉजिकल की बात होगी, अब आइल्स क्या करती है ना, जानबूझ के लास्ट में ऐसे के वर्ड्स यूज कर दिए, क्योंकि हमने अभी भी रीडिंग पढ़ी है, यहाँ से साइकोलॉजिकल पढ़ा, यहाँ पे भी साइकोलॉजिकल दिख गया, तो मेजरली इस हिसाब से हम हेडिंग कई बार मार्क कर देते हैं। लेकिन ये कॉमन ट्रैप्स है, आपने इससे अलग रह के इससे बचना है, आपने इन कॉमन ट्रैप्स पे नहीं जाना। तो आपने क्या किया, ये पूरा एक ओवरऑल आइडिया लगाओ। यहाँ पे मैंने पढ़ा कि कार्लबाउन के रिजल्ट, कार्लबाउन ने जो एक्सपेरिमेंट करा था उसके बाद दूसरे जो एक्सपेरिमेंट हुए उसमें क्या पाया गया, उससे क्या चीजें क्लियर इंडिकेशन कुछ निकल के आ रहा है। तो मुझे यहाँ क्लियरली एक ही चीज दिख रही थी, जैसे फर्स्ट नंबर हेडिंग में लिखा है अदर एक्सपेरिमेंट्स फॉलोइंग, क्योंकि सी पैराग्राफ में कार्लहाउन की बात हुई थी और उसके बाद नीचे दूसरे एक्सपेरिमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ से पैराग्राफ डी का आंसर आपका क्या मार्क हो सकता है, फर्स्ट वन, राइट। अब आप लोग करके देखो ई पैराग्राफ को, चलो। ई पैराग्राफ के लिए अगेन आपके लिए 1.5 मिनट है, फिर हम चेक करते हैं आपने आंसर फाइंड आउट किया या नहीं किया। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सॉरी, आई एम सॉरी अबाउट दैट, सॉरी अबाउट दैट। यस, योर टाइम इज अप, चलो चेक करते हैं। सो यहाँ पे आई एम सॉरी अबाउट दिस। ओके, सो अब यहाँ पे चेक करते हैं क्वेश्चन इसमें दिया क्या है, क्या स्टोरी गिवन है पैराग्राफ ई में। देयर आर सेवरल रीजंस व्हाई क्राउडिंग मेक्स अस फील अनकंफर्टेबल। कहते हैं क्यों, बहुत सारे रीजंस है जिसके कारण हमें क्राउडिंग अनकंफर्टेबल फील कराती है। वन रीजन इज रिलेटेड टू स्टिमुलस ओवरलोड, देयर आर जस्ट टू मेनी स्टिमुलाई कंपीटिंग फॉर आवर अटेंशन। कहते हैं बहुत सारे स्टिमुलस मतलब बाहर से इतनी सारी चीजें आती हैं जो हमारी अटेंशन गेन करने के लिए, जैसे हम कहीं बाहर गए, वहां से हमें कुछ कोई जना कोई काम कर रहा है, कोई जना कोई काम कर रहा है, तो ये कहते हैं बहुत सारे स्टिमुलस हैं। वी कैन नॉट नोटिस और रिस्पॉन्ड टू ऑल ऑफ देम। कहते हैं हम सबकी तरफ तो नहीं ध्यान दे सकते। दिस फीलिंग इज टिपिकली ऑफ, कहते हैं यही एक फीलिंग होती है जैसे एक बहुत भगदड़ में जो मदर है वो क्या कर रही है, जिसके बहुत सारे बच्चे हैं, सारे बच्चे उसकी अटेंशन चाहते हैं। वो अब यहाँ पे बच्चे भी अटेंशन चाहते हैं और वो फोन पे है और एकदम से डोरबेल बज जाए। कहते दिस लीव्स हर फीलिंग कंफ्यूज, फटीग्ड एंड यर्निंग टू विदड्रॉ फ्रॉम द सिचुएशन। कहते इससे क्या हो रहा है कि वो कंफ्यूज फील करेगी, थकी हुई फील करेगी, या राइट, जिससे उसका मन करेगा कि मैं ऐसे सिचुएशन से बाहर ही चली जाऊं, भाई इतना सारा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। There are strong feelings of a lack of privacy, being unable to pay attention to what you want without being repeatedly interrupted or observed by others। कहते ऐसी सिचुएशन जब हो जाए, अनकंफर्टेबल फील स्टार्ट हो जाए होना, तो कहते मन करता है कि आप इस जगह से बाहर चले जाए, आपको अटेंशन नहीं देनी है, to what you want without being repeatedly interrupted or observed by others। कहते इस सिचुएशन से कि कहीं से कि ना मुझे बार बार कोई रोके ना कोई ऑब्जर्व करे, ऐसे की सिचुएशन की तरफ आप चले जाते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे बात क्या हो रही है कि एक जो बहुत सारे रीजंस है जिसके कारण एक क्राउडिंग के कारण अनकंफर्टेबल फील होता है, जैसे कि एक एग्जांपल दे दिया हैरिड मदर का। तो यहाँ से आप बताइए मुझे क्या हो सकता है आंसर। अदर एक्सपेरिमेंट ऑफ कालाउन हम कर चुके हैं, क्राउडिंग के इफेक्ट्स क्या होते हैं लोगों के ऊपर वो भी हमने कर लिए,
राइट। द इफेक्ट्स ऑफ क्राउडिंग ऑन नो सोशल स्कोप, यहाँ पे कोई नहीं था, यहाँ पे एक मदर का एग्जांपल दिया है, कोई पर्टिकुलर किसी एक अगर यहाँ पे और भी जैसे मार्केट की कोई बात होती है, काफी सारे लोग आपस में कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो सोशल स्कोप बनता। साइकोलॉजिकल रिएक्शन हमने, नो ये भी नहीं है। प्रॉब्लम्स दैट रिजल्ट इन क्राउडिंग, नो। प्रॉब्लम्स तो ऊपर हमने ऑलरेडी कर लिया है। रिस्पॉन्सिबिलिटी डज नॉट वर्क, यहाँ कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी की तो बात नहीं हुई। राइट। व्हाट कॉजेज द अपसेट फील ऑफ क्राउडिंग, ये लगता है ना थोड़ा सा 6 नंबर की, किसके कारण हमें अपसेट फील होता है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। बहुत सारे रीजंस है जिसके कारण हम अनकंफर्टेबल फील करते हैं, उसमें से पहला रीजन फिर उन्होंने बताया, बहुत सारे, जब अटेंशन हमारी गेन करने के लिए काफी स्टिमुलस आ रहे हैं, हम नोटिस नहीं कर पाते, रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते सबको, तो यही सही हमारा आंसर। मुझे ये 6th लग रहा है, पर आगे भी चेक कर लेते हैं। डेफिनेशन ऑफ क्राउड, नो। एडवाइस फॉर क्राउडेड, नो। Difference between male female, say no. Nature of, no. So our correct answer should be for paragraph E. It is um 6th one. What causes the upset feeling of crowding and density? So next check करते हैं paragraph F. चलो कहते field studies done in a variety of setting illustrate that social density is associated with negative effects upon human beings. अब यहाँ पे फर्स्ट लाइन में क्लियर कर रहे हैं, कहते जो हमें फील्ड स्टडीज हुई हैं उसमें हमें बताया गया है दैट सोशल डेंसिटी बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट्स के साथ जुड़ी होती है। प्रिजन स्टडीज में पाया गया मेल जनरली बिकम मोर एग्रेसिव, यहाँ पे एग्रेसिव वर्ड यूज किया गया, कहते बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं जब डेंसिटी बढ़ जाए, मतलब ज्यादा सारे लोग एक जगह पे आ जाए। In male prison inmate living in conditions of higher densities were more likely to suffer from fights. कहते ऐसे के लोग जो प्रिजन में बहुत सारे लोग एक साथ रह रहे थे, तो वो फाइट कर रहे, मतलब उनको लाइक ये संभावना है कि वो फाइट करेंगे। मेल्स रिलेटेड देमसेल्व्स एज मोर एग्रेसिव इन स्मॉल रूम्स, कहते मेल्स ने बताया कि हम छोटे छोटे रूम्स में काफी गुस्सैल फील करते हैं, सिचुएशन ऑफ हाई स्पेशल डेंसिटी, वाइल द फीमेल्स रिलेटेड देमसेल्व्स एज मोर एग्रेसिव इन लार्ज रूम्स, कहते जो फीमेल्स थी वो ज्यादा एग्रेसिव फील कर रही थी बड़े बड़े रूम्स में। राइट। These differences relate to the different personal space requirement of the genders, कहते हैं ये जो reasons हैं ये personal, उनके different space requirement अलग अलग होने के कारण उनको ये दोनों genders की preferences अलग अलग रहती हैं। तो नेक्स्ट चेक करते हैं, बिसाइड्स बॉम एंड ग्रीनबर्ग फाउंड दैट हाई डेंसिटी लीड्स टू डिक्रीज अट्रैक्शन। तो पहली चीज इन्होंने बताया वो लोग गुस्सा फील करते हैं, तो ये फर्स्ट में आ गया। दूसरे पैराग्राफ में बोला अट्रैक्शन भी कम हो जाती है, both physical attraction and liking towards others, and it appears to have gender differences in the impact that density has on attraction levels। कहते हैं इससे क्या हो रहा है, कहते अट्रैक्शन डिक्रीज हो गई है, एक दूसरे की तरफ जो लाइकिंग है, अट्रैक्शन है, वो भी थोड़ी सी कम हो जाती है, प्रभावित पड़ हो रही है दोनों की। विद मेल्स एक्सपीरियंसिंग अ मोर एक्सट्रीम रिएक्शन, और मेल्स के ऊपर ये चीज ज्यादा प्रभाव डाल रही है। ऑल्सो द ग्रेटर द डेंसिटी इज द लेस द हेल्पिंग बिहेवियर, एक और इन्होंने चीज इंक्लूड इंक्लूड कर दी। पहले एग्रेसिव बिहेवियर, फिर अट्रैक्टिवनेस की बात कर दी, और उसके बाद उन्होंने बात कर दी थर्ड की हेल्पिंग बिहेवियर भी एक दूसरे की तरफ वो नहीं शो करते हैं। वन रीजन वाई द लेवल ऑफ हेल्पिंग बिहेवियर में बी रिड्यूस्ड इन क्राउडिंग सिचुएशंस लिंक्स टू द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कहते एक एक ऐसा बिहेवियर वो फेस करते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफ्यूज, डिफ्यूज मतलब इधर उधर खिलेर दी। जैसे कि कहते जितने ज्यादा लोग होंगे, द मोर पीपल दैट आर प्रेजेंट इन अ सिचुएशन दैट रिक्वायर्स हेल्प, द लेस ऑफन हेल्प इज गिवन, कहते जितना ज्यादा लोग प्रेजेंट होंगे एक पर्टिकुलर सिचुएशन में, हेल्प उनको कम दी जाएगी। दिस में बी ड्यू टू द फैक्ट दैट पीपल डिफ्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी, कहते हैं इससे लोग जो है एक्चुअली रिस्पॉन्सिबिलिटी इधर उधर छोड़ देते हैं एक दूसरे के ऊपर, अमंग देमसेल्फ विद नो वन फीलिंग दैट दे ऑट टू बी द वन टू हेल्प, कहते हैं कोई भी ये नहीं सोचता कि हमें ही हेल्प कर देनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, आप अगर अट्रैक्टिवनेस देख के आपने हेडिंग लगाना चाहा डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल्स अट्रैक्टिवनेस, वो भी रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे अकेली अट्रैक्टिवनेस की तो बात नहीं हुई, एग्रेसिवनेस की भी बात हुई है, फिर अट्रैक्टिवनेस की यहाँ पे बात करके फिर हेल्पिंग बिहेवियर की बात की, तो तीनों को इंक्लूड करना पड़ेगा। सो अब अगर हम हेडिंग चूज करना चाहिए इन तीनों को लगा के कि बात हुई क्या है, उन्होंने ये बताया कि डेंसिटी क्राउडेडनेस ज्यादा हो जाए, अगर ओवर क्राउडेड हो जाए एक पर्टिकुलर एरिया, तो वहां पे एग्रेसिव बिहेवियर, देन वहां पे जो अट्रैक्शन लेवल्स है और हेल्पिंग बिहेवियर, तीनों ही इफेक्ट होंगे। तो क्या लग सकता है आपको, क्या लगता है हेडिंग क्या होना चाहिए पैराग्राफ एफ का? अदर एक्सपर्ट, नो। द इफेक्ट्स ऑफ क्राउडिंग ऑन पीपल इन द सोशल स्कोप, हो सकता है ये। ओके, साइड पे रखते हैं इसको। साइकोलॉजिकल रिएक्शन टू क्राउडिंग, साइकोलॉजिकल रिएक्शन, नो। प्रॉब्लम्स दैट रिजल्ट इन क्राउडिंग, प्रॉब्लम्स यहाँ पे दी गई थी, या तो ये बोला था
कि एग्रेसिव हो जाते हैं, हेल्पिंग बिहेवियर उनका खत्म, कुछ समहाउ ये प्रॉब्लम्स तो हैं, लेकिन आप आगे चेक करते हैं, कुछ और गिवन है, इसको भी साइड पे रख लो। रिस्पॉन्सिबिलिटी डज नॉट वर्क, कि यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात नहीं है। हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है, जो इन्होंने बोला हेल्पिंग बिहेवियर आपस में एक दूसरे के साथ वो दूसरे के ऊपर डाल देते हैं, पर एज इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्ड तो था, लेकिन हम अगेन हमें ऐसा हेडिंग चाहिए जिसमें तीनों की बात हो रही हो, एग्रेसिव बिहेवियर, हेल्पिंग बिहेवियर एंड अट्रैक्टिव। तो हम इसकी बेसिस पे अकेले रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं लगा सकते। व्हाट कॉजेज द अपसेट फीलिंग ऑफ नो, इसमें कोई रीजंस नहीं गिवन थे। डेफिनेशन नो, एडवाइस फॉर क्राउडेड वर्क एनवायरनमेंट, कोई एडवाइस नहीं गिवन है, क्राउडेड वर्क एनवायरनमेंट की बात नहीं हुई। मेल फीमेल की अट्रैक्टिवनेस हम काट चुके हैं, क्योंकि हम अकेला, ये अकेले पे हेडिंग बना देंगे तो सपोर्टिंग पॉइंट पे बन जाएगा और ये रॉन्ग हो जाएगा। नेचर एंड रिजल्ट्स ऑफ कार्ल बाउंस एक्सपेरिमेंट, नो। सो मुझे लगता है कि पैराग्राफ एफ का आंसर हो सकता है या तो सेकंड या फोर्थ। आपको क्या लगता है, आप कौन सा लगाना चाहेंगे? प्रॉब्लम्स दैट रिजल्ट इन क्राउडिंग। अब यहाँ पे डायरेक्टली प्रॉब्लम की बात होती तो ये बताते हैं कि मेजरली कोई इश्यूज बता देते कि ये इश्यूज यहाँ पे अराइज हो सकते हैं। फॉर मी यहाँ पे ये हेडिंग ज्यादा सूट कर रहा है, द इफेक्ट्स ऑफ क्राउडिंग ऑन पीपल इन द सोशल स्कोप। क्योंकि यहाँ पे सोशल स्कोप की, यहाँ पे प्रिजन की बात कर दी थी, यहाँ पे उन्होंने बताया कि लाइकिंग जो है एक दूसरे की, जेंडर डिफरेंसेस की, अट्रैक्शन लेवल्स की बात कर दी थी, राइट। फिर उसके बाद इन्होंने हेल्पिंग बिहेवियर भी, क्राउडेड सिचुएशंस की बात कर दी, जब काफी सारे आपस में एक दूसरे के साथ लोग बैठे हुए हैं, राइट। यहाँ पे भी काफी सारे लोग थे प्रिजन में। यहाँ पे अट्रैक्टिवनेस की भी बात की गई थी। हाई डेंसिटी एरियाज में अगेन, मतलब आपस में काफी मेल्स और फीमेल्स इकट्ठे बैठे हुए हैं, तो सोशल स्कोप बन गया ना ये एक, जब वो इंटरेक्ट कर रहे हैं, कांटेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, राइट। सो यहाँ से मुझे जहां तक ये लग रहा है, तो पैराग्राफ एफ का आंसर सोशल स्कोप को देखते हुए और उनके प्रभाव भी बताए गए हैं, इफेक्ट्स बताए गए हैं, राइट, कि क्या क्या इफेक्ट्स हैं। अगर क्राउडिंग होगी तो इफेक्ट होगा एग्रेसिवनेस, अगर क्राउडेड होगा कहीं पे तो इफेक्ट क्या होने वाला है कि उनकी अट्रैक्शन लेवल कम है, या अगर क्राउडेड ज्यादा होगी तो क्या इफेक्ट होगा, वो डिफ्यूजन कर देंगे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या। सो यहाँ से पैराग्राफ का आंसर बनना चाहिए सेकंड वन, राइट। नेक्स्ट इज पैराग्राफ जी। अब पैराग्राफ जी जो है वो आप फाइंड आउट करके कमेंट सेक्शन में लिखो कि क्या हो सकता है इनमें से हेडिंग। पढ़ो एक बारी, आई एम गिविंग यू सम टाइम and you have been allotted 1.5 minute from my side and your time starts now. Yes, your time is up. So आपको जो भी आंसर यहाँ पे लगा पैराग्राफ जी का, आप वो लिखो कमेंट सेक्शन में। पैराग्राफ जी का आंसर आपको क्या लग रहा है इनमें से, आप लिखो और मैं डेफिनेटली आपके आंसर को रिप्लाई करूंगी। आई होप जो मैंने आज आपको डिस्कशन देने की कोशिश करी है, जिस हिसाब से मैंने आपको समझाया है कि कैसे आप अपने मैचिंग हेडिंग्स में आपने करना कर, राइट। जस्ट गिव मी अ सेकंड प्लीज। राइट।
जिस हिसाब से मैंने आपको डिस्कशन देने की कोशिश की है, मैचिंग हेडिंग्स में मैंने आपको बताया कि कौन कौन सी चीजें आपने कैसे करनी है। जैसे आपने सेंट्रल आइडिया फर्स्ट 2 लाइंस में देखा, देन लास्ट 2 लाइंस में सेंट्रल आइडिया देखा। क्या क्या चीजों का आपको ध्यान रखना है, आप डेफिनेटली इन चीजों को प्लीज फोकस में रखते हुए किसी भी मैचिंग हेडिंग को सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। ये सारे जो भी मैंने आपको ट्रिक्स बताए हैं इनको आप फॉलो करिए। देखिए, आइल्स में कहीं पे भी कोई शॉर्टकट नहीं है। देर आर मेनी टीचर्स आउट देयर जो आपको लैंग्वेज नहीं सिखा रहे हैं, छोटे छोटे ट्रिक्स बता रहे हैं, एंड आई थिंक दैट्स द मोस्ट डेंजरस थिंग दे आर डूइंग। क्योंकि ये चीज, एक भाषा को हम कैद नहीं कर सकते, लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करो तभी। देखिए, आप कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया किधर भी चले जाओ, आपको वहां पे पीआर लेने के लिए, सिटीजनशिप लेने के लिए अगेन आपको टेस्ट देने पड़ेंगे। आप एक सोसाइटी का पार्ट होंगे, अगर आपको इंग्लिश बोलनी ही नहीं आ रही है जिस कंट्री में आप जा रहे हैं, तो वो एक बड़ी नेगेटिव चीज होगी आपकी पर्सनैलिटी के लिए। इसलिए कोई ट्रिक्स या शॉर्टकट्स को ढूंढने के बजाय आप ये सारे अपनी इंग्लिश इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करो। राइट? ओके, सी यू देन। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया जो मैंने समझाने की कोशिश की है। थोड़ा सा लंबा चले गया वीडियो, बट अगर आपको ये पसंद आया तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड फॉलो लीड आइल्स एंड इमिग्रेशन सर्विसेज।